हेलो एवरीवन। अगर आप 2023-24 में साइंस या बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में जो साइंस के कंप्लीट सिलेबस है उस सभी सिलेबस को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप प्लान कर रहे हो कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में साइंस में 100 आउट ऑफ 100 लाना है तो उससे पहले हमें जो कंप्लीट सिलेबस है उस सिलेबस को जरूर जान लेना चाहिए। आइए इस वीडियो में हर एक टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस या फिर कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है सीबीएसई एग्जामिनेशन में उन सभी टॉपिक्स को देखने वाले हैं। साथ ही उसके साथ हर एक चैप्टर्स में कौन सा पोर्शन डिलीट हो चुका है वो भी समझेंगे। किस टॉपिक को हमें नहीं पढ़ना है एग्जाम देने के लिए, जो सीबीएसई बोर्ड में अगर आप प्रिपेयर करना चाह रहे हो तो कौन से टॉपिक्स को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए और किस टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है। तो आइए इस पूरे सिलेबस को इस डिटेल्ड वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा, ये पूरा कंप्लीटली 2023 और 24 के एग्जामिनेशन के लिए ये सिलेबस है, जिसमें कि जो एक्चुअल में सीबीएसई ने अपलोड किया है अपनी वेबसाइट पर, उसके अकॉर्डिंग ये पूरा सिलेबस है। तो आइए इसे समझते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर। अब ये टॉपिक तो लिख दिया एनसीईआरटी ने, ठीक है, जो सीबीएसई वालों। अब इसके अंदर कई सारे चैप्टर्स हैं, जैसे पूरा केमिस्ट्री, केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर। इसके अंदर पूरे केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, जैसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, कार्बन कंपाउंड्स है, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स है। तो ये पूरा केमिस्ट्री का चैप्टर इसके अंदर है। ये इसके बाद अभी देखेंगे। तो पहले ये एक ओवरव्यू हो गया कि पूरे केमिस्ट्री से टोटल 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो अब हर एक चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो सभी भी देखेंगे इसके बाद। इसके बाद जो सेकेंड हमारा वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, उनके जो सीबीएसई का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ये नाम उसने क्या दिया, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, यानी कि जो बायोलॉजी के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उससे 25 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले। और जो लास्ट है हमारा, और जो उसके बाद है हमारा, वो है नेचुरल फेनोमेना, यानी कि जितने भी ऑप्टिक्स के अंदर आप स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ोगे, रिफ्रैक्शन के बारे में जानोगे, ठीक है, ह्यूमन आई हो गया, डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई, प्रिज्म हो गए, रेनबो फॉर्मेशन है, ठीक है, ये सभी चीजें इसी के अंदर है, नेचुरल फेनोमेना। और ये नेचुरल फेनोमेना से टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है, मिरर फॉर्मूला है, या कौन कौन सी कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस भी इसके जस्ट बाद है। और उसके बाद हमारा है इफेक्ट्स ऑफ करंट। अब इफेक्ट्स ऑफ करंट यहाँ पर तो नाम है, लेकिन इसके अंदर टोटल 2 चैप्टर्स है। एक तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा जो है वो मैग्नेटिज्म है, ठीक है। ये दोनों ही मिलाकर टोटल 13 मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन। और जो लास्ट यहाँ पर ये चैप्टर है वो है नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि 5 मार्क्स के। तो हमने ये देखा कि ये टोटल 5 यूनिट्स से, ठीक है, पूरा केमिस्ट्री 25 मार्क्स का है, पूरा बायोलॉजी 25 मार्क्स का है, और यहाँ पर नेचुरल फेनोमेना और इफेक्ट्स ऑफ करंट ये दोनों ही फिजिक्स के टॉपिक्स हैं। तो ये दोनों मिलाकर हो गए यहाँ पर भी 25। तो ये तीनों हो गए 25, 25, 25, यानी कि 75 मार्क्स के। और यहाँ पर जो उसके बाद है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप टोटल इन सभी टॉपिक्स को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो 80 मार्क्स यहाँ से कवर हो जाएंगे। और उसके बाद जो इंटरनल एग्जामिनेशन स्कूल के अंदर होते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम, तो वो आपका होगा टोटल 20 मार्क्स का, ठीक है। और ये सभी मिलकर हो जाएंगे 100 मार्क्स। तो अगर आप 100 मार्क्स के लिए पढ़ना चाह रहे हो तो आपको इन सभी चैप्टर्स पर अच्छे तरीके से कमांड करना होगा। और इसके साथ ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उसे भी लगातार प्रैक्टिस करना होगा। और यही बिल्कुल परफेक्ट टाइम है कि आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। तो अब आगे देखते हैं कि इन सभी चैप्टर्स में, जैसे केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर में जो हमारे कौन कौन से चैप्टर्स हैं, जैसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, तो उस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं और किस टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। उसी तरीके से एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स हैं, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो उन सभी हर एक चैप्टर को डिटेल्ड में टॉपिक वाइज चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। और ये बिल्कुल सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होगा। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं हमारे केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर, यानी कि केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स और उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। क्योंकि केमिस्ट्री से टोटल 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला चैप्टर होगा हमारा केमिकल रिएक्शंस,
जो कि एनसीईआरटी में हमारा चैप्टर है। अगर आप बुक लेकर बैठे हो तो उस चैप्टर को अंदर ये सभी टॉपिक्स को जरूर मार्क कर ले कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शंस। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक्स है? सबसे पहला केमिकल इक्वेशन, यानी कि केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखना होता है, उसे बैलेंस करने की क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, किसी भी केमिकल इक्वेशन में कैसे बैलेंस किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, अब कुछ टाइप्स हैं उनके बारे में हमें जानना है, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखना होगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, उसके कुछ एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी में गिवन है उस एग्जांपल्स को जरूर ही अच्छे तरीके से आप समझ लेंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस भी कर लेंगे। और क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, कौन से सब्सटेंस या कौन से रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है। तो ये पूरा एंटायर टॉपिक हो गया हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में। इस टॉपिक में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे रिमूव किया गया हो, पूरा मतलब ये जो चैप्टर एनसीईआरटी में गिवन है कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आइए अब दूसरे पार्ट को देखते हैं, जैसे एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। अब एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स में क्या क्या चीज़ है? देयर डेफिनेशंस इन टर्म्स ऑफ H+ और OH-, यानी कि H+ डोनर एसिड होता है और OH- डोनर जो है वो हो जाता है बेस। तो इसके टर्म्स में डेफिनेशन हमें समझना होगा। उसके बाद और क्या है? जनरल प्रॉपर्टीज, एसिड्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं कि मेटल्स के साथ रिएक्ट करने पर क्या होता है ना, नॉन मेटल्स पे, तो वो है। फिर उसके कुछ एग्जांपल्स होंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स के कुछ एग्जांपल्स याद होने चाहिए जो एनसीईआरटी में बिल्कुल है। उसके बाद जो आप कह सकते हो वीक एसिड्स कौन कौन से हैं, वीक एसिड्स होने के क्या रीज़न है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एसिड्स के क्या यूजेज हैं, जनरल क्या क्या कहाँ पर एसिड्स को यूज़ किया जाता है। देन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड और बेस को अगर मिला दिया जाए देन दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो उसके बारे में भी जानना होगा। ये भी एनसीईआरटी में गिवन टॉपिक्स है, न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल, ठीक है। पीएच स्केल के हेल्प से एसिड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक है, 0 से अगर 14 तक है, तो अगर लेस देन 7 है तो उसकी पीएच वैल्यू अगर लेस देन 7 है तो वो उस सब्सटेंस का नेचर कैसा होगा, अगर मोर देन 7 है तो उस सब्सटेंस का नेचर कैसा होगा। लेकिन इसमें एक चीज जो सीबीएसई वालों ने एकदम क्लियर कट दे दी है वो है कि लॉगरिथम नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि जो pH माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस जैसा लिखा जाता है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, वो हमें नहीं इसमें जानना है, उसके बारे में डिटेल्ड कैलकुलेशन या लॉगरिथम नहीं पढ़ना है, ठीक है। इस बात पर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप बोर्ड स्पेशली फॉर बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बाकी सभी टॉपिक्स पर करना है, ठीक है। जो टाइम इस पर लगेगा उस टाइम को बाकी चैप्टर्स जो भी हैं उस पर फोकस करना होगा। उसके बाद क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, ठीक है। पीएच कैसे इंपॉर्टेंट है, पीएच स्केल के हेल्प से कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि इसकी एसिडिटी कितनी है, बेसिसिटी कितनी है, ठीक है। ये सब्सटेंस न्यूट्रल नेचर का है, सॉइल के पीएच को भी चेक किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास प्रिपरेशन एंड यूजेज ऑफ NaOH, ठीक है। अब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रिपरेशन के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ब्राइन सॉल्यूशन क्या है वो एनसीईआरटी में गिवन है। ये नमक NaCl और वाटर, इन दोनों के सॉल्यूशन को ब्राइन सॉल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि इसकी प्रिपरेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उसके साथ साथ इसके क्या क्या यूजेज हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कुछ एनसीईआरटी में लास्ट 2-3 पेजेस में है एसिड बेसिस सॉल्ट्स के चैप्टर में, तो इसे भी बहुत ही ध्यान से देखना होगा कि ये थोड़ा याद करने वाली चीज़ें हो जाती है, तो इसे बार बार लगातार प्रैक्टिस के साथ अगर रिवाइज किया जाए तो ये आपको याद हो सकता है। उसके बाद है हमारे पास प्रिपरेशन एंड यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म करने के लिए क्या क्लोरीन को पास करते हैं, किसके थ्रू, ठीक है। उसके बाद प्रिपरेशन एंड यूजेज ऑफ वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा प्रिपरेशन करने के लिए क्या मेथड है। नेक्स्ट इज बेकिंग सोडा, यहीं पर बेकिंग सोडा है, फिर इसके साथ ही जस्ट कनेक्टेड होता है बेकिंग पाउडर, और बेकिंग पाउडर के क्या यूजेज हैं, कैसे वो किस तरीके से काम करता है। अगर केक्स में यूज़ किया जाए तो वो केक्स को फ्लफी बनाता है ड्यू टू द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
तो ये चीज़ें एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। तो हमें बस जो भी टॉपिक्स गिवन है उस पर ज़्यादा एम्फेसिस करना है, और जो टॉपिक्स को रिड्यूस कर दिया गया या जैसे लॉगरिथम को हटा दिया गया है तो उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना ही नहीं है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस, ठीक है। अगर आपको 100/100 के लिए टारगेट करना है तो उसके लिए हमें ध्यान रखना होगा कि जो एंटायर सिलेबस है उसमें क्या चीज़ें, किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। किस टॉपिक पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है, तो उन सभी सिलेबस पर अभी से ही ध्यान देना होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें देखने हैं। उसके बाद है हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया और जिप्सम हो गया, इन दोनों के किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या है इनका, और उसके बाद अगर वाटर डाल दिए, कभी बोला जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर ऐड कर दीजिए तो ये हार्ड हो जाएगा, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में, ये हमारा जो केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर है, इसमें हमारे पास टोटल 4 टॉपिक्स, जिसमें से केमिकल रिएक्शंस हो गया, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट हो गया। इसके बाद 2 और टॉपिक्स है जो कि केमिस्ट्री का पूरा पार्ट कवर करता है, तो उसे भी अभी देख लेते हैं। चैप्टर 3 इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल्स नॉन मेटल्स जो चैप्टर गिवन है, उस चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि जो मेटल्स नॉन मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उनके क्या क्या केमिकल रिएक्शंस हैं, वो सभी चीज़ें इस टॉपिक के अंदर आएगा। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक होगा रिएक्टिविटी सीरीज, यानी कि जो सिलेबस में दूसरा टॉपिक है वो है रिएक्टिविटी सीरीज। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अच्छे तरीके से समझना चाहेंगे तो वहां पर रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो आप ये रिएक्टिविटी सीरीज चैप्टर 1 में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये रिएक्टिविटी सीरीज सभी को याद होना चाहिए। उसके बाद है हमारा फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, यानी कि जो वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हेल्प से आयनिक कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर को रिप्रेजेंट करते एरो के हेल्प से, तो वो पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि किस तरीके से आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद जो आयनिक कंपाउंड्स है उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो कोवेलेंट कंपाउंड से किस तरीके से अलग है, ये टॉपिक है हमारा। इसके अंदर वो सारी चीजें जो एनसीईआरटी में है। उसके बाद है बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस। बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस में आपको कैसे मिनरल्स ओर्स में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। फिर ओर्स को कौन कौन से प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे कॉन्सेंट्रेशन है उसे पहले क्लीन करते हैं, उसके बाद कुछ और भी प्रोसेस है जैसे ऑक्सीडेशन हो जाता है, किस केस में रिडक्शन करवाते हैं कोक से, तो कहाँ पर कैल्सिनेशन किया जाता है, कहाँ पर रोस्टिंग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो ये सारे जितने भी टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी में गिवन है ना, वो सभी चीजें इस बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस के अंदर गिवन है। ये पूरा एक मेटलर्जी टॉपिक हो सकता है, ये है। उसके बाद है कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। तो यहाँ पर कोरोजन रेंसिडिटी जो चैप्टर 1 में भी पढ़ा जा सकता है, इस चैप्टर में भी है कि कोरोजन और उससे प्रिवेंट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। तो एक्चुअल में ये जो बोला जाए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, तो ये टॉपिक्स तो बेसिक टॉपिक्स है। उसके बाद ये जो पूरा है बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, इसमें कई सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। तो एक्चुअल में इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा रिड्यूस नहीं किया गया है, ये पूरे ही चैप्टर को आपको पढ़ना होगा। एंड नेक्स्ट जो सबसे लेंदी चैप्टर आ जाता है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं जिसे कवर करना होता है। जैसे सबसे पहला है कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन। कार्बन में जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है वो उसके बारे में जानना होगा। उसके बाद जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उसके क्या नेचर हैं, कैसे वो आयनिक कंपाउंड से अलग है। फिर है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन कैटनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी हो जाती है। उसके बाद टेट्रावैलेंसी है, स्मॉल साइज है। तो ये सभी चीज़ें हैं कि वो कार्बन का कितना वर्सटाइल नेचर है, ये एनसीईआरटी में गिवन है, इसके बाहर नहीं जाना। उसके बाद हमारे पास जो कार्बन कंपाउंड्स है उसमें होमोलोगस सीरीज CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है, ठीक है। इसके बारे में होमोलोगस सीरीज है क्या चीज़, ये भी गिवन है हमारे। उसके बाद नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, यानी कि जो कार्बन कंपाउंड्स में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप क्या होगा ये पहले समझना होगा। फिर फंक्शनल ग्रुप में जैसे हैलोजेंस लग जाए किसी कार्बन कंपाउंड में तो उसका नाम कुछ अलग तरीके से चेंज होता है, उसका नाम लिखने की क्या स्ट्रेटजीज है, यानी कि जो नोमेनक्लेचर है इन सभी के लिए। हैलोजेंस हो गया, अल्कोहल, कीटोन्स, एल्डिहाइड, एल्केन्स एंड एल्काइंस। ये कीटोन एल्डिहाइड में कैसे डिफरेंस फाइंड करते हैं ये हमें जानना होगा।
उसके बाद डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या डिफरेंसेस हैं ये भी देखना है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, अगर आप अभी बुक लेकर बैठे हो तो इन सभी टॉपिक्स को या तो नोट कर ले या फिर एनसीईआरटी से इन सभी टॉपिक्स को मैच करके उस पर टिक मार्क जरूर कर लें। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में जो कंबसन प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन है, एडिशन है एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन सभी टॉपिक्स को जरूर टिक मार्क कर लेना होगा। उसके बाद इथेनॉल इथेनोइक एसिड में ध्यान देने वाली बात है कि उसके अंदर रिएक्शंस भी गिवन है इसके कि ये इसके क्या क्या रिएक्शंस है, तो हमें वो नहीं देखना, हमें बस इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के प्रॉपर्टीज कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज है और साथ में इसके यूजेस देखने, ऑन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ओनली, ध्यान रखिएगा इस बात को। एंड द लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर से होगा वो होगा सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, यानी कि आपको सबसे ज़्यादा जो टॉपिक्स है किसी एक चैप्टर के अंदर वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो आपको इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझ के पढ़ना होगा और यहाँ पर जो चीज़ें गिवन है बस उतना ही देखना है, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर प्रॉपर्टीज और यूजेस गिवन है तो आप उसके रिएक्शंस को पढ़ना शुरू कर दो, दैट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। हाँ वो कर सकते हैं जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और आप एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं, बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 100 out of 100, in that case you have to focus on the topics given in the syllabus। तो पहले इतना तो कवर करो, उसके बाद इसके बियॉन्ड जाना, ठीक है। नाउ सेकेंड यूनिट में, यानी कि सेकेंड यूनिट वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जिसमें 25 मार्क्स का आएगा, तो इसमें ये एक्चुअल में बायोलॉजी के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स में से टोटल 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो 25 मार्क्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, किस चैप्टर को रिमूव कर दिया गया या किस पार्ट को रखा गया है, उन सभी टॉपिक्स को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है हमारा जो लाइव प्रोसेसेस, ठीक है, जो चैप्टर 1 पहला चैप्टर बायोलॉजी में स्टार्ट होता है वो होता है लाइव प्रोसेसेस। अब इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जैसे ध्यान देना, एक्चुअल में ये एंटायर चैप्टर है, इसमें कुछ भी रिमूव नहीं किया गया, तो लिविंग बीइंग के बारे में जानना होगा। उसके बाद है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बारे में क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, ठीक है। रेस्पिरेशन में क्या है, ट्रांसपोर्ट और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि ये जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर इसमें किसी भी टॉपिक को रिमूव नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी अगर आप मार्क कर रहे हो पेंसिल से या जो कुछ भी है आपके पास, तो आप अपने एनसीईआरटी बुक में ये सभी टॉपिक्स को जरूर मार्क कर ले कि ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे आर मेंशन्ड इन द सीबीएसई बुक्स। अब आपके जो सीबीएसई का सिलेबस है उसमें मेंशन्ड है तो ये जरूर ही बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद जो हमारा है दूसरा जो चैप्टर होगा बायोलॉजी के अंदर वर्ल्ड ऑफ लिविंग टॉपिक है, उसमें अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब प्लांट्स और एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोसेस जो है इसमें क्या क्या चीजें हैं देखिए। सबसे पहला टॉपिक मेंशन करिएगा, ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स है उस पूरे टॉपिक को आपको कंप्लीट कर लेना होगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स के बारे में क्या क्या चीजें हैं उन सभी को देखना पड़ेगा। उसके बाद है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए क्या प्रोसेस है, तो नर्वस सिस्टम जानना होगा, ठीक है। उसके बाद वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन, ये तीनों किस तरीके के एक्शंस हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, इसके बारे में जानना होगा। नेक्स्ट वन विल बी केमिकल कोऑर्डिनेशन। उसके बाद जो एनिमल हार्मोन्स है उसके बारे में भी जानना होगा। तो ये बायोलॉजी के अंदर 2 चैप्टर्स हैं, इसके आगे भी चैप्टर्स हैं, उन सभी को देख लेते हैं एक बार। नाउ बायोलॉजी में जो तीसरा चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, एक्चुअल में इसमें पूरा ही चैप्टर आपको पढ़ना होगा बायो के अंदर। जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स है जिसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बातें होगी। उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया जिसमें नीड एंड मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं उस पूरे एनसीईआरटी चैप्टर में उन सभी टॉपिक्स को पढ़ना है, लेकिन जहाँ ये जो टॉपिक्स इसमें मेंशन्ड है उसे स्टार मार्क करके इन्हें दोबारा से मतलब रिपीट करके लगातार रिवाइज करना होगा और इन टॉपिक्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। जब आप नोट्स प्रिपेयर करें तो इन सभी टॉपिक्स को जरूर स्टार मार्क या मेंशन कर दे, दीज आर प्रेजेंट इन द सीबीएसई सिलेबस, और जो चीज़ सीबीएसई सिलेबस में है वो चीज़ तो कंप्लीट आएंगी। उसके बाद क्या है, HIV एड्स हो गया, उसके बाद चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ। तो ये पूरा ही टॉपिक जो चैप्टर है उसके अंदर ये पूरे ही टॉपिक्स से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद
बाद हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कुछ पार्ट को रिमूव कर दिया गया है। तो कौन से पार्ट को पढ़ना है और किसे रिमूव किया है जरा वो समझते हैं। सबसे पहला है हेरिडिटी, जो चैप्टर के स्टार्टिंग में टॉपिक है उसे पढ़ना होगा। मेंडल्स कंट्रीब्यूशन लॉज फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, तो मेंडल्स कंट्रीब्यूशन का जो लॉज है वो उसे देखना होगा। उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन, किस तरीके से वो पी प्लांट्स पर वो डिसाइड करते हैं कि कैसे क्या होगा, ठीक है। उसके बाद जो एक्सक्लूडेड टॉपिक्स हैं वो है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है आपको, सीबीएसई के सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, तो ये दोनों ही टॉपिक्स को आपको भी, अगर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड, इन दैट केस यू डू नॉट हैव टू इंक्लूड दीज टॉपिक्स, आपको इस टॉपिक्स को रिमूव कर देना है अपने सिलेबस से, ठीक है। तो ये पूरा एंटायर सिलेबस हो गया, ये जो वर्ल्ड ऑफ लिविंग टॉपिक है, या फिर आप कह सकते हो कि बायोलॉजी के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, और इसी से इस पूरे टॉपिक से 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। नाउ लेट्स मूव टू द फिजिक्स। अब देखेंगे जो फिजिक्स का सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं। तो फिजिक्स के एंटायर सिलेबस को सीबीएसई ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। जो सबसे पहला पार्ट है वो है नेचुरल फेनोमेना, और दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा इफेक्ट्स ऑफ करंट, ठीक है। तो जो नेचुरल फेनोमेना है इसके अंदर जितने भी आप रिफ्लेक्शन के कर्व मिरर से या पूरा प्रोसेस देखोगे। उसके बाद जितने भी टॉपिक्स रिफ्रैक्शन में है वो होगा। लेंस है हमारा, ह्यूमन आई है, ठीक है, जो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में प्रिज्म हो गया। तो सारे टॉपिक्स इस ये जो नेचुरल फेनोमेना है, सीबीएसई ने मेंशन किया नेचुरल फेनोमेना, तो इसके अंदर देखेंगे। तो आप जितने भी लाइट के अंदर जो कुछ भी पढ़ते हो वो टोटल जो सीबीएसई में क्वेश्चंस आते हैं उसमें वो आते हैं आउट ऑफ 25, क्योंकि फिजिक्स में टोटल 25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो आधा क्वेश्चन यानी कि 12 मार्क्स का क्वेश्चन इन सभी टॉपिक्स से आते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि हर एक चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे सीबीएसई के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। आपने हो सकता है पूरे डिटेल्ड में चीजों को पढ़ा हो, लेकिन सीबीएसई के लिए जो कंटेंट इंपॉर्टेंट है उन सभी टॉपिक्स को आप जरूर एक बार नोट कर लें, या फिर आप जरूर उसे मेंशन जरूर कर लें, मार्क जरूर कर लें अपने बुक में। तो सबसे पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सर्फेसेस, यानी कि जितने भी आप स्फेरिकल मिरर्स में जितने भी रिफ्लेक्शन के बारे में जो भी इमेज फॉर्मेशन या जो कुछ भी आपने पढ़ा वो टॉपिक है। उसके बाद इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स, वही हो गया जो कनकेव और कन्वेक्स मिरर्स में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो होगा। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, ठीक है, जो बेसिक टर्म्स में हमने देखा था। एक्चुअल में ये सभी टॉपिक्स पर वीडियो बने हुए, अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मिरर फार्मूला क्या है ये भी जानना होगा। इसमें डेरिवेशन हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। इस बात के ध्यान रखना है कि जब आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उस टाइम पर आप मिरर फार्मूला के डेरिवेशन को उस पर ध्यान ज़्यादा नहीं फोकस करोगे, अपने टाइम को बाकी सभी टॉपिक्स को कवर करने में लगाना है, ठीक है। उसके बाद जो मैग्निफिकेशन है उसके लिए क्या फॉर्मूला है, क्या होता है मैग्निफिकेशन, ठीक है। ये एक रिफ्लेक्शन के पार्ट में एक्चुअल में ये सभी जितने भी टॉपिक्स हैं ना उसे मैंने ताकि अच्छे तरीके से समझ आए कि सब कुछ मर्ज ना हो जाए, तो हमने अलग अलग टॉपिक्स सब टॉपिक्स कर दिया इसके नेचुरल फिनोमेना के। तो पहला सब टॉपिक रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है, दूसरा सब टॉपिक है जो रिफ्रैक्शन से है, जैसे कि रिफ्रैक्शन के बारे में आपको पढ़ना है कि लाइट रेज की बेंडिंग कैसे हो जाती है, ठीक है। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कौन कौन से हैं, स्नेल्स लॉ क्या है, ठीक। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस, अब जो कनकेव या कन्वेक्स लेंस है उसके थ्रू जो रिफ्लेक्शन होंगे उसके बारे में जानना होगा। इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंस, कनकेव और कन्वेक्स लेंस जो इमेज फॉर्म करता है वो किस तरीके का है, उसका नेचर कैसा है वो देखेंगे। उसके बाद लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f है, तो इसके डेरिवेशन को नहीं देखना है, इस बात की ध्यान रखेंगे। दोनों ही कंडीशन में मिरर फॉर्मूला हो या फिर लेंस फॉर्मूला हो उसके डेरिवेशन को एक्सक्लूड कर दिया गया, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ सीबीएसई, ठीक है। उसके बाद मैग्निफिकेशन क्या है लेंस के केस में,
पावर ऑफ लेंस क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है लेंस का पावर, इसके बाद है, उसके बाद हमारा आ जाता है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो अब उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं और किसे एक्सक्लूड किए गए हैं वो भी देखते हैं। ह्यूमन आई में फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, जो हम ह्यूमन आई के अंदर जो लेंस प्रेजेंट है वो किस तरीके से काम करता है, कैसे लाइट रेज को कन्वर्ज करके रेटिना पर इमेज फॉर्म करेगा। उसके बाद जो ह्यूमन आई में कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं, जितने भी डिफेक्ट्स हैं उसको करेक्ट करने के लिए क्या टेक्निक्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, वो जो डिफेक्ट हो जाता है उसके कौन से काउज हैं, तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन, जो भी विजन के डिफेक्ट्स हैं वो सभी, और साथ में उसके करेक्टनेस, ठीक है, कि उसे करेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें, कैसे उसे करेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट वन विल बी एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स और लेंसेज। ये मिरर्स आपने पढ़ा, लेंस पढ़ा, तो इन दोनों के एप्लीकेशन को भी आपको जरूर ध्यान में रखना होगा, बिकॉज इट इज मेंशन्ड इन द सीबीएसई सिलेबस। तो सीबीएसई सिलेबस में जो नेचुरल फिनोमेना, इसमें ये 3 टॉपिक्स तो है, इसके बाद एक और टॉपिक आ जाता है जो कि प्रिज्म से रिलेटेड है, तो आइए उसे भी देख लेते हैं। अब नेचुरल फेनोमेना का जो सबसे लास्ट टॉपिक होगा हमारा वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म के थ्रू जो रिफ्लेक्शन होंगे तो किस तरीके से लाइट रेज का डेविएशन होता है, कौन सी लाइट रे सबसे ज़्यादा डेविएट होती है, कौन सी लाइट रे सबसे कम डेविएट होती है, तो वो देखेंगे। उसके बाद डिस्पर्जन ऑफ लाइट के अपने अलग अलग कंस्टिट्यूएंट में जो वो ब्रेकडाउन हो जाता है उसे देखना होगा। उसके बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट टॉपिक है, उसे भी समझना होगा। एंड लास्ट वन विल बी एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट रेज जो है उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर में ये जो नेचुरल फिनोमेना है, अगर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में आप एक टॉपिक देखोगे, उस टॉपिक को एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो जब भी आप प्रिपेयर करें तो इस बात की जरूर ध्यान रखना होगा कि कौन से टॉपिक को एक्सक्लूड किया गया है। तो एक्सक्लूडेड टॉपिक है कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट के टाइम पर जो सन का कलर हो जाता है, रेड कलर है, या फिर उसके शेप में कैसे चेंज, ओवल शेप दिखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है इसे एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये जो टॉपिक है जब भी आप प्रिपेयर करें क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले, तो इस टॉपिक को एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है, इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। नाउ फिजिक्स के जो दूसरे टॉपिक है यानी कि इफेक्ट्स ऑफ करंट, जो कि 13 मार्क्स का सिलेबस में है, तो वो इफेक्ट्स ऑफ करंट में 2 चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, जो कि पहला है करंट इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो यानी कि इन दोनों चैप्टर को मिलाकर टोटल 13 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब 13 मार्क्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और साथ में जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट है इनसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जरा उन सबको देखते हैं। सबसे पहला जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसमें हमारा है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। उसके बाद है पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। उसके बाद ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, उसके बाद फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, ठीक है। इन सभी टॉपिक्स को आपको टिक मार्क करते चले जाना है। तो क्या क्या बताया हमने, ओम्स लॉ हो गया, उसके बाद रेजिस्टेंस के बारे में जानना होगा, रेसिस्टिविटी क्या है, उसके बाद फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है, लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, तो ये सभी चीजें हैं। उसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाएं तो वहां पर जो रिजल्टेंट कैलकुलेट करना होता है, किस तरीके से वो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तीनों रेजिस्टर्स के R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों के रेजिस्टेंस के सम के इक्वल हो जाता है। पैरेलल में वही चीजें अपोजिट हो जाती है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये जो चीजें हैं ये कैसे हुआ, इसके बारे में जानना होगा। उसके बाद एप्लीकेशंस क्या है इसके डेली लाइफ में हमारे, और इलेक्ट्रिक पावर, उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर में ये जो पावर, करंट, वोल्टेज और फिर रेजिस्टेंस है, इन सभी के बीच क्या रिलेशन है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में किसी भी टॉपिक को एक्सक्लूड नहीं किया गया, सभी टॉपिक्स इंक्लूडेड है, यानी कि इस पूरे ही चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ना होगा। नेक्स्ट है जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स है, तो सबसे पहला मैग्नेटिक फील्ड जानना होगा, उसके बाद फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है।
उसके बाद फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल, सोलेनॉइड कॉइल, इनके बारे में भी जानना होगा। वायर में करंट फ्लो करे तो वहाँ पर जो फोर्स का डायरेक्शन है, ठीक है, या उसके चारों तरफ जब मैग्नेटिक फील्ड्स बने उसका क्या डायरेक्शन होगी, कहाँ पर राइट हैंड थंब रूल यूज़ करते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक्स गिवन हैं, ठीक है, उन सभी टॉपिक्स को करना होगा। उसके बाद है जैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट, इसके बारे में जानना होगा, जैसे फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की, एसी अल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्ट करंट के ऊपर क्या एडवांटेज है, ठीक है, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस हैं। उसके बाद डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों पर ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं इन दोनों चैप्टर में कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। लेकिन वहीं पर जो एक चैप्टर है सोर्सेज ऑफ एनर्जी फिजिक्स के अंदर, उस टॉपिक उस पूरे चैप्टर को ही एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे जब भी प्रिपेयर करें तो उस सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद जो सबसे लास्ट 5 मार्क्स का आ जाता है उस टॉपिक को भी देख लेते हैं। और जो सबसे लास्ट यूनिट है हमारा वो है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज से टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब ये जो सीबीएसई है इसने हेडिंग दिया है नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन जो हमारे एनसीईआरटी बुक्स पे है वहाँ पर जो चैप्टर आता है वो है आवर इन्वायरमेंट। तो आवर इन्वायरमेंट जो चैप्टर है उस पूरे इंटायर चैप्टर को ध्यान से पढ़ लेना है। इसके लिए ये जो है टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर से कंप्लीट। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने हैं, एक होगा इकोसिस्टम के बारे में जानना होगा, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशंस, ठीक है। इन सभी टॉपिक्स को आप मार्क करते चलेंगे। नेक्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तो ये पूरा एंटायर सिलेबस है 80 मार्क्स का, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में साइंस में आने वाला है। तो आई होप कि आप ये सभी टॉपिक्स को अच्छे से या तो लिख लिए होंगे या फिर अपने एनसीईआरटी बुक में वो टिक मार्क कर लिए होंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।